लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और समय है कार्यक्रम किसान की बात का। किसान की बात लेकर आपके साथ है कुसुम और रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम अभिवादन और नमस्कार। कुसुम, आप सुबह कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? बिल्कुल जाती हूँ। अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज आकर्षित करती है? कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी विशेषता मौसम की या आसपास के परिवेश की जो आपको खींचती हो अपनी तरफ? मुझे खींचते हैं अपने आसपास के बाग और बगीचे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, फल और सब्जियां लगी होती हैं, और आप मानोगे मेरा मन तो करता है उसी टाइम फल और सब्जियां तोड़ूं और खाना शुरू कर दूं। ये मन भी आपका इसलिए करता है क्योंकि न सिर्फ इन वृक्षों से, इन पेड़ों से, इन बाग बगीचों से हमें हरियाली दिख रही है, बल्कि वो जो फल हैं जो आपके मन को, हमारे मन को आकर्षित करते हैं, वो बहुत ही लाभोपयोगी होते हैं। उनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के लिए, हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक भी होती है और कहना चाहिए कि जीवनोपयोगी भी होती है। और ऐसे बहुत से फल और सब्जी हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं खाते हम लोग, उनसे हमारे स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ जुड़े होते हैं। वाकई रजत, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे खान पान, हवा, पानी, सब चीज जुड़ी हुई है हमारे पेड़ पौधों से, हमारे बाग बगीचों से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सब्जियों की जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसमें मैं बात करना चाहूंगी आंवला के बारे में, क्योंकि आंवला हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए और कहें कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। और आंवला आप कच्चा खाएं, आप आंवले का मुरब्बा खाएं, या आंवले को आप अलग अलग सब्जियों में डालकर खाएं, इसकी उपयोगिता वहीं रहती है। और बस जरूरत पड़ती है इसकी देखभाल करने की कि जब ये हमारे पास खाने की टेबल तक पहुंचे, हमारे मर्तबानों में पहुंचे, तो पूरा गुणवत्ता के साथ पहुंचे। उसके लिए जरूरी है आंवला के बागों की समयोचित देखभाल। जी बिल्कुल सटीक विषय पर पहुंच चुके हैं रजत आप, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है आंवला के बागों की देखभाल। बिल्कुल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर OP अवस्थी। आप पूसा संस्थान से हैं और इनसे बात कर रही हैं प्रीति। कार्यक्रम किसान की बात में मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ डॉक्टर OP अवस्थी और डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और मैं ये सोच रही थी कि आंवला जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और कहते हैं स्वादिष्ट वैसे तो नहीं, लेकिन उसका जब व्यंजन बन जाता है तो स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसे आंवला खाना बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, और विटामिन C से भरपूर होता है। आंवले का जूस निकाल के पी लीजिए, आंवले की चटनी बना लीजिए, आंवले का मुरब्बा बना लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम कर सकते हैं। और कहते हैं कि आपकी स्किन को, बालों को, सबको अच्छा करता है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई निश्चित ही जो है कोई शक नहीं है कि आंवला जो है एक बहुत ही अच्छा फल है और इसको प्राचीन काल से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और जहाँ तक आंवला के गुणवत्ता की सवाल है या उसमें जो कि विटामिन C पाई जाती है, प्रति आंवला में जो है करीब 600 से लेकर के 630 मिलीग्राम विटामिन C प्रति 100 ग्राम फल में पाया जाता है। ये एक ऐसा फल है कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है। बारबेडोस चेरी के बाद जो है सबसे ज़्यादा विटामिन C आंवला में पाई जाती है। और कहते हैं लोग कि अगर 8-10 आंवला आप जो है पूरे साल में खा लीजिए तो पूरे साल जो है विटामिन C की आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत ही रिच होता है विटामिन C में। और इसके कई उत्पाद भी, जैसे कि आप ये बेर के बारे में बता रहा था, तो आंवला में जो है इसकी कैंडी बनती है, मुरब्बा बनती है। अब तो कम से कम बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं आंवला से। करीब 70 से 80 किस्म जो है उत्पाद जो है बनते हैं आंवला। जैसे हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो उन्हें खिलाने के लिए हमें उसका मुरब्बा बनाना पड़ता है, तो इन्हें थोड़ा स्वाद आता है उसमें, लेकिन खा लेते हैं उसके बाद, है ना। तो खाना जरूर चाहिए। और अगर हम अब किसान भाइयों की बात करें तो आंवला जो है वो टूट चुका है, अभी उसकी तोड़ाई हो गई है। तो हम सोच रहे थे कि अभी फिलहाल हमारे किसान भाइयों को उसमें क्या क्या काम करने चाहिए। आंवला जो है इसमें आपने सही कहा कि लगभग जो है समाप्ति की ओर है, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी बचा है तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आंवला को तोड़ लें इस समय, क्योंकि थोड़ा सा उनको जो है तोड़ाई से और उसके बाद में जब खाद डालते हैं तो थोड़ा सा समय की जरूरत होती है। तो इस समय जो समय है
वो तुड़ाई करने के बाद किसान भाई जो आंवला लगा रखे हैं मध्य फरवरी से लेकर के मार्च के पहले हफ्ते में खाद डाल लें। तो खाद डालने का समय है और खाद के लिए मैं मात्रा उनको बता देता हूँ कि अगर वो नए वृक्ष हैं, जैसे कि पौधा 1 साल का है उदाहरण के रूप में, तो 100 ग्राम नाइट्रोजन और उसके बाद में 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश, ये मैं मात्रा जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के रूप में बताया हूँ। और किसान भाई अगर इसे यूरिया के रूप में देना चाहें तो उसको जो है बताई गई हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2.16 से, फास्फोरस को 6.25 से और पोटाश को 1.74 से गुणा कर लें। ये तो हुआ 1 साल के पौधे की बात। अगर पौधा 10 साल का है तो बड़े बड़े पेड़ देखे हैं हमने जी, तो उसमें जो है अच्छे सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 30 से 40 किलो और उसके बाद नाइट्रोजन जो है 1 किलो के करीब नाइट्रोजन, 500 ग्राम जो है आपको फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश, और उसी तरह 2.16 से नाइट्रोजन को गुणा कर लें, 6.25 को फास्फोरस से और 1.74 को पोटाश से गुणा कर लें और फिर आप यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश के रूप में खाद दे दें। बस ये ध्यान रखें किसान भाई कि नाइट्रोजन को जो है 2 भाग में दें। एक तो अभी 500 ग्राम है अगर तो 250 ग्राम अभी डाल लें और 250 ग्राम जो है फिर जुलाई अगस्त में डाल लें। अच्छा, तो ये इतना अंतराल इसमें होना चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े पेड़ तो हमारे किसान भाइयों के पास हैं और उसकी तैयारी के लिए तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन एक चीज मैं सोच रही थी, आप स्टूडियो में हैं तो जैसे अगले साल भी कोई चाहता है कि हम आंवले पे काम करें और आंवले के पौधे को लगाएं, तो उचित समय इसका क्या होता है? हाँ, उचित समय जुलाई अगस्त होता है वैसे तो, लेकिन अगर किसी किसान के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते तो हैं। ये समय है, हम इस समय है। बता सकते हैं कि अगर आपने इसको करना है और इसकी शुरुआत करनी है तो फरवरी के महीने में भी आप पौधा लगा सकते हैं। बस किसान भाइयों को इसमें ये ध्यान देना होगा कि गड्ढे वो ठीक से खोदे, क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। गड्ढे खोदने में कोई कंजूसी न करे, क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि कई बार किसान क्या काम करता है कि वो जितनी बड़ी आंवला की जैसे पिंडी होती है, पॉलीथीन में वो पिंडी रखी हुई है, ये पौधा है, वो उतना ही गड्ढा खोद करके उसको लगा देगा। और कई बार तो किसान ये भी गलती कर देता है कि पॉलीथीन सहित जो है उसको गड्ढे में लगा देता है। वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। बाद में जो है पौधे विकसित नहीं होते हैं, वो आकर के शिकायत करता है कि भाई मैं पौधा लाया था इतनी दूर से उसको लगाया, वो विकसित नहीं हो रहा है। तो इन सावधानियों को किसान भाइयों को थोड़ा सा बरतना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको जरूर आप देखें। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लगते उसमें आंवले में, तो उसका क्या कारण होता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिससे जो है कई बार किसान आते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेरे जो है 6 साल के पौधे आंवले के हो गए, लेकिन उसमें जो है पुष्प आता है लेकिन फल नहीं लगते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि मैं बराबर ये कहता हूँ कि कुछ फल ऐसे होते हैं कि नर और मादा दोनों को लगाना चाहिए, क्योंकि आंवला में जो है कि प्रांगण की समस्या होती है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि किसान क्या काम करता है, कई बार केवल एक किस्म लगा देता है। जैसे नरेंद्र आंवला 7 लाया, वो सिर्फ नरेंद्र आंवला 7 ही पूरे बाग में लगा देता है। आंवला जब भी आप लगाएं वो मिश्रित उसमें लगाएं। जैसे कि नरेंद्र आंवला 7 अगर आपने 8 पौधा लगा दिया, एक पौधा आप चकैया के लगा दीजिए, एक पौधा बनारसी का लगा दीजिए, तो 2-3 किस्म मिला करके आप लगाएंगे। 70 पौधे आप NA7 के लगा लीजिए, 30 पौधा दूसरे किस्म का लगा लीजिए, यानी कि 10 पौधे चकैया का लगा लीजिए, 10 फ्रांसिस का लीजिए, 10 जो है बनारसी का। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रांगण जो है वो बहुत अच्छी होती है और फिर ये समस्या नहीं आती कि पुष्प आए हैं लेकिन फल नहीं लग रहा है, ये समस्या नहीं आती। आपने बहुत सारे नाम बताए, तो इसमें से उन्नत किस्में, ये सभी उन्नत किस्में हैं? हाँ, सभी उन्नत किस्में हैं। जैसे चकैया को छोड़ करके, अच्छा। चकैया जो है वो देसी किस्म की होती है और उसके जो है फल छोटे होते हैं। और ये नरेंद्र आंवला 7 है, नरेंद्र आंवला 9 है, 11 है और बहुत सारे हैं। आनंद से विकसित की गई है, आनंद 1 है, आनंद 2 है और कुछ गोदरा से हमारे यहाँ से विकसित की गई हैं। तो ये जो है काफी सारी किस्में हैं और ये सब प्रगतिशील किस्में। आपने बहुत सारी बताई, लेकिन मुझे तो हरा हरा बड़ा बड़ा सा आंवला ही दिखता है। ऐसे समझ में नहीं आता है देखने से। वो नरेंद्र आंवला 7 है जो बाजार में आजकल आ रहा है। जी जी जी। वो नरेंद्र आंवला 7 जो है किस्म ऐसी है कि पूरे देश में जो है ये किस्म क्रांति ला दी है। तो जो भी आप बाजार में आप देखती हैं चमकते हुए फल और बहुत अच्छे फल जो है बिना धब्बे के, वो नरेंद्र आंवला 7 होता है। तो जैसे बीच में बहुत पाला पड़ा था, फिर अगले साल भी वैसे होगा, तो पाले के समय कुछ विशेष ध्यान रखना होता है? हाँ, ये जो है बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले किसान भाइयों को मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पहले अपने क्षेत्र का वो देख लें कि उसमें पाले की समस्या है कि नहीं। तो अगर पाले की समस्या है तो 2 जो है फसल कभी नहीं लगाना चाहिए, एक तो आंवला और दूसरा पपीता। अच्छा। पपीता को भी जो हाँ अगर आपको संभावना है कि यहाँ पे जो है पाले की समस्या है तो पपीता भी नहीं लगाना चाहिए और आंवला भी नहीं लगाना चाहिए। और किसी कारण बस अगर लगा भी दिया है, कोई पौधा 8-10 साल का हो गया तो उसको किसान तो उखाड़ करके फेंक नहीं सकता है। तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि आपको लगे कि अब इस समय पाला पड़ने वाला है तो हल्की सिंचाई कर दे किसान,
या धुआं कर ले, या बहुत प्रगतिशील किसान है जिसको कि इसके केमिकल्स वगैरह के बारे में उसको पता है, तो 0.001 सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे जो है वो कर सकता है। इससे जो है वो पाले को बचाया जा सकता है। तो चलते चलते कौन कौन से रोग होते हैं वो भी जानकारी थोड़ी सी किसान भाइयों को दे देते हैं, तो उससे रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। हाँ, आंवला में ऐसे मुख्य तरह से देखें तो कोई बहुत ज्यादा रोग नहीं आते हैं। एक तरह से खाली आंवला रस्ट आता है, ऊपर से धब्बे होते हैं, तो उस पे जैसे कि बोरान वगैरह छोटे काले काले जो हो जाते हैं, तो स्प्रे कर लेते हैं बोरान का। या फिर उसके बाद में एक सूडी मोल्ड करके आता है, सुड्डी करके होता है, जो कि शाखाओं में जो है बीच में वो कीड़े रहते हैं, वो फूल जाता है। तो उसको सिंपल है कि उसको कटाई छटाई द्वारा उसको निकाल देना चाहिए। ऐसे आमतौर से देखा जाता है आंवला में कोई ऐसे रोग या कीट की कोई समस्या होती है। और मृदा कैसी होनी चाहिए इसकी? हाँ, मृदा जो है आमतौर पे आंवला को भी बंजर भूमि या क्षारीय भूमि में ही लगाया जाता है, जैसे कि जिसकी पीएच 7.5 से अधिक हो, 7.5 से लेकर के 9 के बीच में आप आंवला को लगा सकते हैं। ईसी जो है उसकी 8 से 9 के बीच में होना चाहिए, और ईएसपी जो है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर ये ऐसा है कि 20 से 30 ईएसपी है, 8 से 9 ईसी है और 7.5 से लेकर के 9 के बीच में पीएच है, तो आप आंवला की खेती सफलतापूर्वक कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर अवस्थी, एक चीज मुझे जानने की इच्छा थी, जैसे एक पेड़ बहुत वर्षों से चल रहा है, तो अगले वर्ष जैसे आपने बताया कि इन चीजों की देखभाल करेंगे तो फिर आएंगे, तो ऐसे कितने वर्ष चल सकता है वो पेड़? जब वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि अब वो फल नहीं देगा, तो लगभग उसकी उम्र कितनी होती है? नहीं, आंवला का फल तो ऐसे आप चलता देखिए जो रहता है, कोई ऐसा नहीं पुराने है जो है पौधे हैं, जैसे चकैया वगैरह और ज्यादा देते हैं। हाँ, 150-200 जो है वो साल तक जो है उसमें कुछ नहीं होता। नए तो किस्में एक बार जैसे- आपने लगा दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये बहुत बेहतर 30-40 चीज हो साल गई, तक तो कोई समस्या कोई नहीं है। समस्या नहीं है जी। और अगर बहुत ज्यादा पुराना पौधा हो गया जैसे अच्छे किस्म, तो आप जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। यानी कि पौधा बिल्कुल वो हो गया, फल नहीं दे रहा है, तो आप उसको जो है 1-1.5 मीटर पे उसको बिल्कुल काट दीजिए। काटने के बाद फिर जब उसमें से नई शाखाएं निकलती हैं, नई कोमल शाखाएं निकलती हैं, तो उस पर अपने हिसाब से अपने विकसित किस्मों का, जैसे नरेंद्र आंवला 7 आपको ज्यादा पसंद है, आप नरेंद्र आंवला 7 की बडिंग कर लीजिए या 9 की बडिंग कर लीजिए, तो इससे जो है जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने किसान भाइयों आंवले का पेड़ लगा लिया तो फिर समझ लीजिए जीवन भर आपको उससे फल अवश्य मिलेगा, बस देखभाल करनी है आपको। जी डॉक्टर अवस्थी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। kkbongold@gmail.com पे आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। आप मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, FM गोल्ड लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। और इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं आज, तो अगले दिन आप ये कार्यक्रम YouTube पर भी सुन सकते हैं। तो जुड़े रहें FM गोल्ड के साथ और कार्यक्रम किसान की बात के साथ। नमस्कार। अभी आपने सुनी आंवला के बागों की देखभाल विषय पर डॉक्टर ओपी अवस्थी से ये बातचीत, और बात कर रही थी प्रीति। कुसुम, अब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक बार फिर से हरियाली की तरफ, जहां पर मधुर मधुर लोक धुनें हमारे श्रोता मित्रों का इंतजार कर रही हैं किसान की बात कार्यक्रम के इस संस्करण के जरिए। जी बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ चुकी हूँ। आपका इशारा है एक लोकगीत सुनने की ओर। अपने बातचीत पर लगाते हैं थोड़ी देर के लिए विराम और सुनते हैं ये खूबसूरत लोकगीत।
वाकई ये लोकगीत सुनकर मन प्रसन्न हो गया। और अब इस लोकगीत को सुनने के बाद क्यों ना कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए, और जैसे कि किसान मित्रों से जुड़ी हुई बातों का ये हमारा कार्यक्रम है, तो क्यों ना किसान मित्रों के बीच जाकर उनसे बातचीत की जाए। बिल्कुल कुसुम, आपने सही इंगित दी। और अब हमें चलना चाहिए अपने किसान मित्र के पास। आइए सुनते हैं किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता प्रमोद शिंदे। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बता कि कौन कौन सी फसल हो रही है फिलहाल? अभी देखो, ये तुअर होता है ज्यादा करके, वो डोंगर के ऊपर होने वाला तुअर और बाजरी और ये मूंग और एक सूर्यफूल बोलते हैं ना, वो सूर्यफूल, ये कुछ अगर छोटा छोटा मोटा हो जाता है। ये जो फसल आप बता रही हैं, ये करीब कितने महीने की फसल हो जाती है? 7 महीने तक तो लग जाती है हाथ को। व्यापारी जो हैं वो खेत पर ही आ जाते हैं? नहीं, व्यापारी तो खेत पर आता नहीं है, अभी तो ये करना पड़ता है ना। आपको अपना माल बेचने के लिए स्वयं जाना पड़ता है? हाँ, स्वयं जाना पड़ता है। गाड़ी भी आता है, फिलहाल ट्रैक्टर आता है, कोई अभी छोटा मोटा गाँव में कैसा घूमता है, वो आएगा तो माल देने का, वो अभी वो बिल लेके घर पे आता है। और भी महिलाएं हैं घर में, परिवार में, जो खेती में योगदान देती हैं? सब हमारा देवरानी जुटानी और भी लंबा लंबा देव रतन, वो सब खेत में ही करते हैं अभी तो लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली और एमपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। मेरा एरिया एरिकेटेड है। गेहूं और सोयाबीन की क्रॉप ली जाती है हमारे यहाँ, और चने की क्रॉप भी ली जाती है। रबी में चने और गेहूं की, और खरीफ में सोयाबीन है, मक्के अब का भी काफी मात्रा में बोई जाती है, और गर्मियों में मूंग वगैरह की क्रॉप भी बढ़िया की जाती है हमारे यहाँ। करीब कितने बीघा जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 बीघा जमीन है। और उस 40 बीघा जमीन पर इसी तरीके की फसल लेते हैं आप? वो फसल अभी रबी में हमारी गेहूं है पूरा, चना भी बोते हैं, वो भी अच्छी क्रॉप देता है। वैसे हम गेहूं के लिए हमारे को ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, उनको ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए हम गेहूं ज्यादा बोते हैं। अच्छा, आप बहुत ही अनुभवी किसान हैं। जैसे हमारे जो युवा किसान हैं या जिनके पास जमीन कम है, वो किसान है, कभी कभी देखा है किसानों को थोड़ा सा अनुभव कम होता है। तो इतना आपने अनुभव लिया है, खेती में इतना ज्ञान अर्जित किया है, आप हमारे युवा किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें खेती किस तरीके से करनी चाहिए? मैं युवा कृषकों को ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी खेती में अधिक से अधिक पैदावार ली जावे। उसको समय पे बोनी करना चाहिए, समय पे बखरना चाहिए, समय पे पानी देना चाहिए, समय पे पेस्टिसाइड जो है डालना है तो डालना चाहिए। और एक साथ 2 फसल भी ले सकते हैं? एक साथ 2 फसल भी ले सकते हैं। मतलब जो क्रॉप है, तुअर के साथ कपास, ऐसे इस प्रकार के मिक्स जो है खेती, वो भी की जाती है कभी कभी, जिनकी समयावधि करीब करीब एक जैसी हो। पहले जो है सूखे के टाइम पे इसी टाइप की फसलें बोई जाती थी। अब इस समय जो है एक वन साइड ही मतलब क्रॉप लेते हैं काश्तकार अधिकांश। जैसे गेहूं लेना है तो पूरा गेहूं लेंगे, चना लेना है तो आधा चना आधा गेहूं ऐसे ले लेते हैं। मकई भी बो लेते हैं गर्मी में, रबी सीजन पे। इस प्रकार की हम लोगों को अधिक से अधिक पैदावार आपको करना चाहिए। खेती का काम जो है समय पे होना चाहिए। जितना समय पे आप काम करोगे उतना आप लाभदायक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप बीजों के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? जब फसल की कटाई होती है, उसको तोड़ा जाता है फल को, उसका अनुभव बताइए। और तीसरा, भंडारण, क्योंकि वो भी एक मुख्य भूमिका अदा करता है बाजार भाव में, तो उन तीनों के बारे में भी बताइए। फसल को देखना चाहिए, अच्छी से अच्छी पक जाए तब उसका काटना चाहिए। उसको रोवन करके अपने बीज के लिए अलग से बीज रखना चाहिए, उसको अच्छे सुखा के उनका अच्छा भंडारण, मतलब एयर टाइट थैलों में या कोठी में उसको रखना चाहिए, जिससे उसमें कीड़ा वगैरह ना पड़े। और जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन को तो आपको टाट की बोरियों में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसको बंद कर देते हैं तो उसका अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। सोयाबीन को आपको टाट के बैगों में ही रखना पड़ेगा। और गेहूं को आप एयरटाइट कोठियों में भी रख सकते हैं, चने को भी एयरटाइट कोठियों में रख सकते हैं। और जब कटाई होती है, जैसे हम बहुत सारी फसलों के फल भी लेते हैं, तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसमें सावधानी बरतना चाहिए, यदि आपको अच्छी बढ़िया क्रॉप बोए तो साफ सफाई अच्छा रखना चाहिए। बीज हमारा एक दानी होना चाहिए। जिस मशीन से आप काटें उस मशीन को साफ सफाई अच्छी करना चाहिए, तो इसके बाद ही अपनी फसल की कटाई की जावे। और उसमें से ही बीज जो है अगले सीजन के बोने के लिए रखा जावे। शुरू में मैं वैसे ही मतलब बीज रख देता था और बो देता था, उसमें कई प्रकार की अंकुरण क्षमता बहुत कम रहती थी, उसकी कीड़े भी लग जाते थे, अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती थी। अब मैं अच्छे प्रकार के बीज, जैसे फाउंडेशन सीड को सर्टिफाइड बीजों को लेकर ही मैं अब खेती करता हूँ। मेरी पैदावार पहले से डेढ़ी हो गई।
अच्छा, मतलब बीज भी जो है वो प्रमाणित होते हैं? प्रमाणित होना चाहिए। बीज प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, तो वो बीज आपका अधिक से अधिक पैदावार देगा और अच्छा अंकुरित होगा, उत्पादन में काफी मात्रा में होगा उसका। किसान जो है स्वयं खेती करेगा तो ही खेती में मतलब आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। एक दूसरे के भरोसे तो यदि आपने खेती की तो आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। जब खेती में हम अपना सामान बेचते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हम बाजार में जाते हैं तो हमें ऐसी मंडी चुनना चाहिए यहाँ पे हमें अच्छे से अच्छे भाव मिले, और हमारा तोल जो होता है वहाँ पे कई लोग चोर लोग रहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। हमारा माल सही तरीके से तुलना चाहिए। आप निगाह रखें माल तोलते वक्त हमारा माल किसी प्रकार का ज्यादा तो नहीं तोला जा रहा है। इस प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए मंडियों में, तो आप अच्छे बढ़िया तोल भी तुलाई भी होगी और आपके पैसे भी अच्छे आएंगे उन मंडियों में। तो आज मुरलीधर जी ने हमें यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इंगित है कार्यक्रम के नाम से ही कि हम बात करते हैं किसानों से जुड़ी हुई, उनके आय व्यय से, उनके उत्पादन से, बाजार और मौसम से जुड़ी हुई लाभप्रद जानकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हमेशा से ही हर विषय पर और हर संस्करण में जितनी भी ज्यादा जानकारी दे पाए वो कम है, तो ऐसे ही एक और विषय पर हम जानकारी देते हैं अपने किसान मित्रों को, और वो है मौसम। तो लेते हैं मौसम की जानकारी। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम 81 और न्यूनतम 50% रहने की संभावना है। इसके अलावा कृषि परामर्श सेवाओं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को सलाह है कि वे सभी फसलों और सब्जियों में सिंचाई कुछ दिनों तक न करें, क्योंकि फसलों में अभी पर्याप्त नमी है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह ये भी दी जाती है कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौधशाला पाली घरों में तैयार करें और कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में जमाव के लिए रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर आप कर सकते हैं। किसान एकल कटाई हेतु पालक ज्योति, धनिया पंथ हरितमा, मेथी PEB HM1 की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसल मेहिरा पीठ इल्ली, मटर में फली छेदक और टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। इसके अलावा हम बता दें कि इस मौसम में मिली बग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने हेतु किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेट दें और एहतियातन तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की मौसम की जानकारी। कुसुम, हम बात करते हैं अपनी फसलों की देखभाल की, ताकि हमारी फसलें उत्कृष्ट होकर हमारे उपभोक्ता के पास पहुंचे। और ऐसे में जब हम ये बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब वो मंडी तक पहुंच रहे हैं तो वहाँ किस तरह की हलचल है, किस तरह की उथल पुथल है। आप समझ रही होंगी मेरी बात की इंगिती। मैं बात कर रहा हूँ बाजार भावों की। फलों और सब्जियों के आज के ताजा भावों पर डालते हैं एक नजर। आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार हैं। फल की बात करें तो सेब 10 रुपए प्रति किलो, अमरूद 10 रुपए प्रति किलो, अनार 45 रुपए प्रति किलो, मौसमी 32 रुपए प्रति किलो, पपीता 12 रुपए प्रति किलो, बेर 18 रुपए प्रति किलो, अंगूर 50 रुपए प्रति किलो, किन्नू 18 रुपए प्रति किलो। और इसके बाद अब बात करते हैं सब्जियों की। ब्रोकली 20 रुपए प्रति किलो, मशरूम 90 रुपए प्रति किलो, बांकला 40 रुपए प्रति किलो, बथुआ 14 रुपए प्रति किलो, बैंगन 22 रुपए प्रति किलो, चुकंदर 6 रुपए प्रति किलो और काली गाजर 26 रुपए प्रति किलो। तो ये थे आज के बाजार भाव। यदि हमारे किसान मित्र या फिर बाकी सुनने वाले हमसे जुड़ना चाहें और किसी विषय पर जानकारी देना चाहें या सुझाव देना चाहें तो वो हमसे जुड़ सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। आप पत्र व्यवहार के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी,
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इसके अलावा आप हमें YouTube के माध्यम से कभी भी सुन सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं, अगर किसी भी कारण से आप आज का कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं तो। और इसके लिए बहुत सरल तरीका यह है कि आप अपने फोन में न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करें और हमारे कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। और इसके साथ ही अब चलते चलते क्यों ना हम अपने अगले विषय के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें। बिल्कुल कुसुम, हमें ऐसा परंपरा के अनुरूप भी करना चाहिए और हम बता दें कि अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे टमाटर एवं मिर्च की देखभाल और बेल वाली सब्जियों की रोपाई एवं बुआई विषय पर डॉक्टर BS तोमर के साथ ये कार्यक्रम। और हम बता दें कि ये लाइव कार्यक्रम रहेगा जिसमें आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स रहेंगे 2342-1608 और 2342-1089। इसके अलावा आप हमें जब कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें, अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो। आप हमें SMS के माध्यम से भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं और हमारा SMS का जो नंबर है वो है 53010। तो इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का, आपके संदेशों का। दीजिए तब तक के लिए इजाजत रजत और कुसुम को कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का।